In this lecture, we will discuss about the nuclear fission, the basics of nuclear fission, and the nuclear fission reactor, the advantages related with the nuclear fission reactor, and the disadvantages related with the nuclear fission reactor. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियर फिजन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई दो ऑलमोस्ट सिमिलर मास इसके न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जब उस पर हम हिट करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, तो एक न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई के बराबर दो पार्टीशन में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसमें से बहुत सारे प्रोटॉन्स निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, और we can say nuclear fission is the process of splitting a heavy nucleus such as uranium or plutonium in two smaller nuclei or nearly the same mass। जनरली क्या होता है कि हम यूरेनियम ही जनरली यूज़ किया जाता है अक्सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में। तो ड्यूरिंग this process, the unstable radioactive nucleus is split into two smaller nuclei. Nuclear fission can occur spontaneously in some cases or can be induced by the bombardment on the nucleus with a variety of particles like proton, neutrons, alpha particles or by gamma rays। जैसे भी कोई न्यूक्लियस जब दो उसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो यूरेनियम है, तो यूरेनियम मान लो डिवाइड हो जाता है हमारा बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, और बहुत सारे फिर न्यूट्रॉन्स भी साथ में निकलते हैं, तो न्यूट्रॉन्स फिर हिट करेगा आगे चल के फिर यूरेनियम के नेक्स्ट उसको, तो यूरेनियम फिर हिट करेगा, फिर वो दो पार्टिकल, तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली इन सम केसेस और कैन बी इंड्यूस्ड बाय the bombardment on the nucleus with a variety of particles like proton, neutrons or alpha particles or by gamma rays radiation. During this fission process, a huge amount of energy is produced, that is known as nuclear energy, further giving rise to radioactive element as well as the release of many neutrons। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। दो अलग अलग न्यूक्लियाई तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। These neutrons can further induce chain fission reaction in the nucleus of the uranium or plutonium and release more neutrons. This can result in an automatic uncontrolled chain reaction till all the starting material is exhausted, where a large amount of energy is also produced। इसमें क्या होता है, अगर जब इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा इस चेन रिएक्शन को, तो यही चेन रिएक्शन आकर जाकर के बॉम्ब के रूप में होता है। और अगर जब हमें बॉम्ब बनाना होता है तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब इसी चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल करके जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इस चेन रिएक्शन को मेन हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर का काम क्या है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन जो होता है उसको जो है कंट्रोल करके उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूटिलाइज करना। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होती है वो पोल्यूशन फ्री होती है। ठीक है, तो इफ सच रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड, लिखा हुआ है इफ सच रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, these chain reaction can be harnessed to meet the electricity needs of society. On the other hand, such uncontrolled reactions can
lead to the formation of atom bomb which can be very devastating. जब हमें बॉम्ब बनाना होता है तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं, इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है, एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड होता रहता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एनर्जी निकलती रहती है, फर्दर फिर वो जो दो पार्ट होते हैं फिर वो टूट करके अलग पार्ट में हो जाते हैं। तो इस तरीके से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन निकलता है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो बॉम्ब में काम आती है, ठीक है। लेकिन इसी को जब कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए हमें पूरा एक रिएक्टर बनाना पड़ता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजन, इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हमने हिट किया एक यूरेनियम 23692 को, तो मान लो एक न्यूट्रॉन से ये हिट हुआ, हिट होने के बाद इससे क्या बना, फॉर एग्जांपल इससे कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे अभी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, जैसे दो में जब डिवाइड हुआ तो एक बेरियम बना 156 144 का, और एक क्रिप्टॉन बना 3689 का, और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हुई। फिर ये जो न्यूट्रॉन्स निकले, ये न्यूट्रॉन्स फिर हिट करेंगे यूरेनियम को। अब मान लो दो यूरेनियम को एग्जांपल में दिया है हुआ है कि हिट कर रहे हैं, तो ऊपर वाले यूरेनियम में जैसे फिगर में दिया हुआ है उससे क्या निकल रहा है, सीजियम 55 137 एंड रूबिडियम 37 96 निकल रहा है। और नीचे मान लो हिट कर रहा है तो बन सकता है ये स्ट्रॉन्सियम SR 3890 एंड ज़ीनॉन 54 144 बन रहा है, प्लस फिर एनर्जी निकल रही है, न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो न्यूट्रॉन्स फर्दर फिर हिट करते हैं मान लो, ठीक है, न्यूट्रॉन्स फिर हिट करते हैं तो यूरेनियम को, तो फिर ज़ीनॉन निकल रहा है और स्ट्रॉन्सियम निकल रहा है, ज़ीनॉन 54 144 ज़ीनॉन एंड 3890 स्ट्रॉन्सियम निकल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि यूरेनियम को हिट हो तो आपका फिर बेरियम और क्रिप्टॉन फिर निकले, या रूबिडियम सीजियम, ठीक है। या कई बार यूरेनियम 92 236 जब प्रोटॉन हिट करेगा तो इससे हमें जो है वाइट्रियम निकल रहा है 3902, और आयोडीन निकल रहा है, आयोडीन बन रहा है, ये दो बन रहा है, फिर वो निकल रही है। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। जब भी एक यूरेनियम को हिट किया तो उससे क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फॉर एग्जांपल बेरियम और क्रिप्टॉन में दो अलग से न्यूक्लियाई बन गए, उस और प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, एनर्जीज निकलेगी, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन फर्दर फिर यूरेनियम को हिट करके फिर इस तरीके का ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलता रहता है। ये डायग्राम में एकदम स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो वी कैन से दैट in basic of nuclear fission, when a nuclear fission reaction takes place, the neutron breaks the target nucleus into further smaller product, in this example like barium or krypton. These fission products are nearly to half of the original mass. जितने मास को हिट करेगा न्यूट्रॉन उसके लगभग हाफ, एग्जैक्ट हाफ नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि जो दो मासेस में डिवाइड हो रहा है, अगर उन दो मासेस को हम ऐड कर लें तो जिससे डिवीज़न हुआ है जो पहले वाला था उसके मास और इन दोनों के एडिशन ऑफ मास में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि उधर कुछ पार्ट टूट के निकल जाते हैं, डिके हो जाता है, ठीक है। तो दीज फिशन प्रोडक्ट्स आर नियरली इक्वल टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास। नियरली इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है। 2 और 3 न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो इमिटेड। तो जब भी हम न्यूट्रॉन से मान लो यूरेनियम को हिट किए तो उससे क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस न्यूट्रॉन्स और एनर्जी निकलेगी। फर्दर वो न्यूट्रॉन्स जा करके फिर यूरेनियम को हिट करेगा तो फिर वो ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्ट्स में लाइक सीजियम, रूबिडियम या स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, ज़ीनॉन, ठीक है, वाइट्रियम, आयोडीन, इसमें डिवाइड होता जाएगा। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलता है। तो
एक प्रॉपर एनर्जी प्राप्त करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसी चेन रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना होता है। उसके लिए हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर का बेसिकली काम क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट में न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हीट जो उत्पन्न होती है, जो इसमें हीट पैदा होगी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। किसी भी रिएक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे मेन जो काम होता है दैट इज चेन रिएक्शन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बनाए रखना और उसे नियंत्रण में रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। यूरेनियम को न्यूक्लियर ईंधन की तरह हम रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। मेनली यूरेनियम को सिरेमिक पैलेट से ट्रीट किया जाता है और इसको मेटल ट्यूब्स के रूप में क्या करते हैं, सील कर देते हैं। ठीक है, और इसे हम फ्यूल रॉड भी कहते हैं। ठीक है, लगभग इस तरीके की 200 रॉड एक साथ मिलकर हम रखते हैं, इसे हम फ्यूल असेंबली कहते हैं। तो फ्यूल रॉड को रिएक्टर में पानी में डिप करके रखते हैं। वो जो पानी होता है दैट इज नथिंग बट अ हैवी वाटर, दैट इज नोन एज D2O और ये एक कूलेंट का काम करता है और कूलेंट और मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर मतलब होता है शांत करना, स्लो डाउन करना। तो मॉडरेटर का मेन काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको स्लो करता है। मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होती है, रिएक्टर कोर जो होता है, जो सेंटर ऑफ रिएक्टर है दैट इज नोन एज रिएक्टर कोर में कंट्रोल रॉड्स भी लगाई जा सकती है जो रिएक्शन रेट को कम करती है। इन्हें बाहर खींच लेने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। रिएक्शन से प्राप्त जो हीट होती है वो पानी को स्टीम में बदल देती है। इसी रिएक्शन से जो हम एनर्जी मिलती है हमको हीट के फॉर्म में, वो पानी को वेपराइज करती है, स्टीम में चेंज करती है और इस स्टीम या भाप से जो होती है इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो मैं अभी इसको पढ़ देता हूँ जो लिखा है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। A nuclear reactor is the most important part of a nuclear power plant. This is the place where nuclear chain reactions occur that produce energy by fission. The heat thus produced can be used to produce electricity. The main purpose of a reactor is to contain and control energy release. जैसा मैंने बार बार बताया कि मेन पर्पस क्या है, जो भी चेन रिएक्शन में जो भी एनर्जी निकल रही है इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बम की तरह विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम इज यूज्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूल इन द रिएक्टर। जनरली यूरेनियम का ही यूज किया जाता है, प्लूटोनियम वगैरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम यूरेनियम ही यूज होता है। The uranium is treated with ceramic pellets and they are sealed in the form of metal tubes called fuel rods. Generally, about 200 such rods are assembled together to form a fuel assembly. अब ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कंटेनमेंट स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, उससे एक वाटर पंप कनेक्टेड है। यहाँ पे फिर स्टीम जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होकर क्या आ जाएगा, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन हमारा रोटेट करेगा एंड टरबाइन से हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट रहेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो एग्जॉस्ट स्टीम होगी वो किस में आ जाएगी, हमारे कंडेंसर में आ जाएगी, दैट इज कनेक्टेड विद अवर कूलिंग टावर। जनरली हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहाँ पे हमें एक्सेस वाटर अवेलेबल हो, समुद्र का किनारा हो या बहुत बड़ी नदी का किनारा हो, जिसके हम यूटिलाइज करके अपना प्रॉपर कूलेंट का प्रोसेस कर सकें।
The fuel rods are dipped in water in the reactor, which functions as both a coolant and moderator. ठीक है, जो फ्यूल रॉड्स होती हैं वो पानी के अंदर डुबोई हुई होती है। पानी कौन सा होता है, जैसे मैंने बताया D2O होता है, हैवी वाटर होता है, जो कि कूलेंट का और मॉडरेटर का काम करता है। द जॉब ऑफ द मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। ये हैवी वाटर जो होता है, जो कूलेंट और मॉडरेटर का काम करता है, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल रखता है। द कंट्रोल रॉड्स मे बी immersed as the reactor core the control rod may be immersed in the reactor core to reduce the reaction rate, pulled out to increase the same. The heat produced by such reactions converts the water into steam, which further converted into carbon-free electricity by the help of turbines. Now the advantage of nuclear fission. The first advantage of nuclear fission is a clean alternative source of energy. Nuclear fission is one of the most researched and well-known topics of nuclear technology. This has been utilized as a very clean alternative source of energy. It will not be a hyperbole if we tell it as the energy source of the future. ये कोई बहुत एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कोयले से क्या है कि बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकलती हैं, तो डीजल से भी हमें पोल्यूशन होता है। तो आने वाले समय में क्योंकि इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकती है एंड दैट इज पोल्यूशन फ्री, तो जो फ्यूचर है भविष्य में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होगा वो एनर्जी का, वो न्यूक्लियर एनर्जी का ही होगा। दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ अचीविंग परफेक्शन एंड एक्सीलेंस and emerging at a very fast pace compared to other alternative sources of energy. Second, fulfill the needs of the present and future generation. An enormous amount of energy is produced by the process of nuclear fission, which can be utilized to fulfill the needs of next generation high-tech cities and industries. As this is a very rapid reaction, energy can be produced depending on the requirement of the greater reliability. अब क्या कर सकते हैं कि जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन सिटीज़ के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक आराम से उस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है। थर्ड इज रिड्यूस ट्रीट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करें, कोयला यूज़ करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो वही लिखा हुआ है, इन कंट्रास्ट टू fossil fuels which causes serious damage to the environment, nuclear fission produces energy without releasing greenhouse gases into the atmosphere, which reduces the effects of global warming and even helps fight pollution. Fourth is extremely low operation cost. The cost of operation is very low once the nuclear power plant is commissioned.
इसमें जो भी एक्सपेंसेस आते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा एक्सपेंसेस आते हैं. द कॉस्ट इन ऑपरेशंस आर ओनली द पेमेंट ऑफ वर्कर्स टू रन द प्लांट एंड द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड. जब हमारा प्लांट रन करने लगता है तो जो मेन कॉस्ट आती है वो खाली जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनका पेमेंट और जो भी रॉ मटेरियल हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है उसकी कॉस्ट आती है. नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर. The first is high risk of radiation exposure. The radiation emitted during the fission reaction is extremely harmful to humans and animals. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जब होता है तो इससे जो रेडिएशन होता है दैट इज वेरी मच हार्मफुल. द वर्कर्स हु आर एक्सपोज्ड व्हाइल वर्किंग एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर एट ग्रेट रिस्क. रेडिएशन पॉइजनिंग, जो रेडिएशन होता है उससे क्या होता है स्किन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एक तरीके से हम कैंसर या रेडिएशन पॉइजनिंग कहते हैं. तो द वर्कर्स हु आर एक्सपोज्ड व्हाइल वर्किंग एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर एट great risk radiation poisoning, cancer and other diseases associated with the radiation. ये रिस्क है. सेकंड इज हाई वनरेबिलिटी. वनरेबिलिटी मतलब होता है भेद्यता, इसकी भेदने की क्षमता चूंकि बहुत ज़्यादा होती है. हाई वनरेबिलिटी इज अ पोटेंशियल रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. द enormous energy produced in a fission reaction can be utilized to create nuclear weapons. अब ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है कि इसको यूज करके हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं. दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस, फॉर द होल सोसाइटी, फॉर द होल वर्ल्ड. तो हाई वनरेबिलिटी, इसकी जो भेद्यता है बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूज करके इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज आजकल बॉम्ब बना रहे हैं. So that is very harmful for the whole world. Any small accident at nuclear plant can cause huge damage. अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया और इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इसमें रहता है, इतने ज़्यादा इसकी हाई वनरेबिलिटी है कि अगर जरा सा भी, जैसे कि आप जापान में जब सुनामी आया था तो वहाँ के जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो थोड़े डैमेज हो गए थे, तो उससे वजह से आसपास के एरिया में बहुत सारा रेडिएशन फैल गया था. That's why any small accident at a nuclear plant can cause huge damage, affecting the lives of millions. Third is radioactive contaminant risk. The waste that is released from the nuclear power plant is highly radioactive and harmful for all living beings. There are high chances of water contamination from these plants which can cause serious disease and death in living beings. इससे जो वेस्टेज निकलता है उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिविटी होता है, बहुत हार्मफुल होता है. तो बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे किए जाते हैं और इनको वहाँ पे दबाया जाता है. इससे जो भी रेडियो एक्टिव वेस्टेज निकलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है. और आसपास जैसे मैंने बताया कि इनको मेनली उस जगह पे बनाते हैं जहाँ पे समुद्र का किनारा हो या बहुत बड़ी नदी हो, जिससे कि हमें लार्ज अमाउंट में वाटर मिल सके. तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, तो उससे क्या होता है आसपास के पानी भी जो है वो पोल्यूटेड हो सकता है, उससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं पानी से, पीने वाले पानी से. फोर्थ इज हाई कॉस्ट ऑफ प्लांट कमीशनिंग. मैंने जैसे पहले बताया था कि जो मेन खर्चा इसमें आता है एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट आता है, दैट इज नोन एज कमीशनिंग ऑफ द प्लांट. तो टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट requires a huge investment, and this is due to the latest technologies and safety measures that are required to run it properly. अब डे बाय डे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने की भी कोशिश हो रही है. अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉस्टली टू कमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट. In the next lecture, we will discuss about the safety of nuclear reactor. Nuclear बहुत सबसे important है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज कोई भी एक्सीडेंट होगा तो इट विल बी
very harmful for the nation and the whole society.